नमस्कार। कर्नल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही अहम है किसी भी परीक्षा के लिए। हमारे देश के लिए भी ये बड़ा ही अहम रोल अदा कर चुका है। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को लेकर के यानी कि जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं उससे आज तक भी कई लोगों को इसने काफ़ी तकलीफ़ें पहुंचाई हैं और गलत नीतियों की वजह से या नीतियां जैसी भी रही हों, ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि इसका जो एक प्रावधान है वो कभी कभी सरकार को निरंकुश तक बना डालता है। हम बात कर रहे हैं भारत में आपातकाल की व्यवस्था की। तो भारत के जो संविधान में आपातकाल दिए गए हैं वो कब किन परिस्थितियों में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कब कब इस्तेमाल किए गए, इस पर आज हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं। देखते हैं उसके प्रावधानों को। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हम आपातकाल का टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपातकाल यानी कि संकट का समय। आपात मतलब संकट, काल मतलब समय। हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश में 3 तरह के संकट की बात कही गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान है और यह युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। यानी कि अगर भारत में युद्ध हो रहा हो या भारत पर कोई बाहरी देश का आक्रमण हो गया हो या भारत में हथियारों के साथ विद्रोह हो गया हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पूर्व इस स्थान पर यानी कि ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा हुआ है वहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। इसको समझ लेना आवश्यक होगा। 1975 में 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। वास्तव में आपातकाल जैसी कोई परिस्थिति नहीं थी। सरकारी व्यवस्था से लोग नाराज थे, चुनाव होने को था, लेकिन समस्या ये थी कि सरकार को लगता था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, लगता था कि अभी अगर चुनाव हो जाएगा तो फिर उनके चुनाव जीतने पर संकट आ सकता है, छवि थोड़ी खराब चल रही है। बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक आंदोलन हो रहे थे सरकार के विरुद्ध। बाद में देखेंगे कि वो क्या मुद्दे थे, किसी अन्य टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल इस वजह से इंदिरा जी ने क्या किया कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनको सलाह दिया कि आप आपातकाल लगा दीजिए। अब बाकी जो विपक्षी दल थे, जनता पार्टी और अन्य दल, इसी समय जेपी मूवमेंट भी शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन। इसी समय रेलवे कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल भी आयोजित हुई जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, और देश में लगभग एक ऐसी स्थिति आ गई कि ज़्यादातर नेता जितने थे सब जेल के अंदर डाल दिए गए। सरकार ने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया था संसद में प्रस्ताव पारित करके, और चुनाव भी नहीं हुआ। करीब 18 महीने तक आपातकाल रहा आंतरिक अशांति के नाम पर। आंतरिक अशांति बड़ा ही अस्पष्ट शब्द है, पता ही नहीं चलता कि वास्तव में शांति है या अशांति है। अगर हम आज की भी बात करें तो आज कुछ लोग कहेंगे कि देश शांत है, कुछ लोग आरोप लगाएंगे कि देश में बिल्कुल अशांति है, क्योंकि कई लोगों का आरोप होता है कि अपराध बढ़ रहे हैं, दिक्कतें हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, खाने को नहीं है उनके पास,
ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अशांत हो गया है देश, लेकिन वहीं सरकार के पक्ष के लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, देश में व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, कोई अशांति नहीं है। यानी कि आंतरिक अशांति बड़ा ही अस्पष्ट शब्द था। इसी का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया था और सलाह दिया कि आप आपातकाल लगा दीजिए। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया कि इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसकी जगह एक स्पष्ट शब्द यानी हथियारों के साथ विद्रोह, मतलब कि सशस्त्र विद्रोह शब्द उन्होंने रख दिया। कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर नहीं लगाया जा सकता और उसमें पहला विकल्प हो युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह और चौथा आंतरिक अशांति, तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा आंतरिक अशांति। लेकिन वहीं एक सवाल ये पूछा जाए कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल लगाया गया था, तब भी आपका उत्तर होगा आंतरिक अशांति। यानी 1975 के बाद ही 1978 में ये बदलाव कर दिया गया था, तब से आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो आते हैं मुख्य मुद्दे पर, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शर्तें क्या होती हैं और कैसे ये लगता है। हम बात कर रहे हैं, अभी एक एक करके हम सब पर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, समाधान का मतलब विश्वास हो जाए, पूर्णतः विश्वास, इसको राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास यानी समाधान हो जाए कि भारत में या उसके किसी भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण या इनमें से किसी के भी कारण संकट उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत में यानी संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इनमें से किसी भी आधार पर संकट उत्पन्न हो चुका है या होने की संभावना भी है, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। इस पर ये एक प्रभाव है, प्रभाव पर हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले हम इसके प्रावधानों को देख लेते हैं। यानी राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दिया। अब होता क्या है कि क्योंकि आपातकाल घोषित होता है तो आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, स्वतंत्रताएं छीन जाती हैं। तो किसी को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि एक घोषणा से आपके अधिकार को छीन लिया जाए, आपकी स्वतंत्रताओं को रोक दिया जाए। इसलिए कहा गया है कि घोषणा के 30 दिन के भीतर, यानी जिस दिन घोषणा होती है उससे 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। यानी कि दोनों सदन का अनुमोदन चाहिए। अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति। अगर इस दौरान लोकसभा निलंबित भंग हो जाती है तो राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती, तो राज्यसभा का अनुमोदन लेना होगा। और जब भी नई लोकसभा बन करके आएगी तो उस लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा का भी अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अगर नहीं किया जाता है तो आपातकाल रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति को अगर विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में से किसी भी आधार पर पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में
संकट उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है, तो वह संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जिस दिन वह घोषित करेगा उस दिन से 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन यानी सहमति लेनी पड़ेगी, और अगर इस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा की सहमति लेनी पड़ेगी। एक सहमति से जो आपातकाल की अवधि होती है वो 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, और बार बार अगर सहमति मिले तो 6-6 माह इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, और इस तरह से अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो अवधि होती है, अगर संसद उसको अनुमोदन देती रहे तो ये अनिश्चित काल तक ले जाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने। कभी भी राष्ट्रपति चाहे तो एक घोषणा करके आपातकाल को वापस भी ले सकता है। तो ये आपातकाल लगाने का पूरा नियम है। अब जब आपातकाल लग जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, इसका जो प्रभाव है, हम बात राष्ट्रीय आपातकाल की कर रहे हैं। प्रभाव में पहला क्या है, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, इसका पहला प्रभाव है अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा तत्काल प्रभाव से। ऐसा अनुच्छेद 358 में कहा गया है। यानी कि 352 की घोषणा होते ही अपने आप 358 लागू हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 19, जिसमें आपके वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने टहलने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाएंगे। ऐसा 358 में कहा गया है। दूसरा जो इसका प्रभाव है, जो मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक होते हैं, उसमें से किसी भी अधिकार को, यानी 12 से 35 तक के मूल अधिकारों में से किसी भी अनुच्छेद को राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो निलंबित कर सकता है, और ये बात कही गई है 359 में। ध्यान रहे, 358 अपने आप लागू होता है 352 के साथ। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, 358 लागू और अनुच्छेद 19 निलंबित। अन्य किसी अनुच्छेद को निलंबित करना है तो राष्ट्रपति 359 के तहत अलग से घोषणा करेगा और किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। ऐसा हुआ था 1975 वाले आपातकाल में। हुआ क्या था कि जब आपातकाल की घोषणा की गई और विपक्षी दल के लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किए, तो सरकार ने बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19 निलंबित था और आपको कोई अधिकार नहीं था धरना प्रदर्शन करने का, फिर भी आप कर रहे थे, तो सरकार ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया और आपातकाल के दौरान ऐसा करने पर उनको जेल में डाल दिया। अब क्या कर रहे थे लोग? कोर्ट जाना चाह रहे थे अपने जीवन के अधिकार के तहत। तो सरकार ने क्या किया कि अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित करवा दिया 359 के तहत। जिस अनुच्छेद को भी निलंबित करने की आवश्यकता समझी गई, उसको 359 के तहत निलंबित करवा दिया गया। जिस अनुच्छेद का मतलब है मौलिक अधिकारों वाले अनुच्छेदों को। अब ये आपातकाल लंबा चलता रहा। जब खत्म हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, उन लोगों को इतनी पीड़ा पहुंची थी कि
कि ऐसा दुरुपयोग फिर कभी ना हो, यानी कि ऐसी स्थिति में कोर्ट जाने का रास्ता साफ रहे, जीवन के अधिकार का कभी उल्लंघन ना हो पाए, तो उन्होंने उसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिससे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था, उसी संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने एक बात और लिखवाया कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि अब ये अनुच्छेद कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21, जिसको आप जीवन का अधिकार कहते हैं। इसके बाद जो प्रभाव है केंद्र राज्य संबंधों में, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। कहा गया है अनुच्छेद 250 के अंतर्गत कि यदि भारत में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। यानी कि राज्य सूची, जिस पर राज्यों को विधि बनाने का अधिकार है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राज्य सूची पर संसद को भी अधिकार मिल जाता है विधि बनाने का। एक और प्रभाव है इसका, और वो ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में है तो संसद प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आप यहां देख सकते हैं, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव रहे। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, जैसे कहा गया शुरुआती दौर में, जो आपको यहाँ परिभाषा बताई गई, इसकी कंडीशन बताई गई कि भारत में या उसके किसी भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकट उत्पन्न हो गया हो तो संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए संकट जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुआ हो तो पूरे देश में आपातकाल लग सकता है, या फिर जम्मू कश्मीर में ही लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। संकट जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुआ है तो जम्मू कश्मीर के साथ तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सेना का ध्यान या सरकार का ध्यान सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही रहेगा तो बाकी जगहों पर दूसरे देश के लोग घुसपैठ कर सकते हैं और वहाँ से संकट उत्पन्न कर सकते हैं। देश के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ नक्सली विद्रोह हो सकता है। यानी कि सरकार जहाँ जहाँ आवश्यक समझेगी वहाँ वहाँ आपातकाल की घोषणा कर सकेगी, संकट चाहे किसी एक क्षेत्र पर हो या संपूर्ण भारत पर हो। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की जो शर्तें थी वो आप समझ गए, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आप समझ गए। थोड़ा सा एक और जान लीजिए कि कब कब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में हुई है। पहला जो हुआ था ये 1962 में हुआ था और 1968 तक चलता रहा, यानी 6 वर्ष तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहा। क्या हुआ था इस समय? चीन युद्ध हुआ था 1962 में। अभी ये खत्म भी नहीं हुआ था कि 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया तो आपातकाल चलता रहा। दूसरा जो आपातकाल था ये 1971 में पाकिस्तान युद्ध, जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश था, पाकिस्तान युद्ध के समय पर आपातकाल घोषित हुआ।
अभी ये ख़त्म भी नहीं हुआ था कि तीसरा 1975 में, जो कि 1977 में समाप्त किया गया, ये था यही बहुचर्चित आंतरिक अशांति वाला आपात। आंतरिक अशांति के नाम पर इसको लगा दिया गया। बाद में ये दोनों आपातकाल एक साथ वापस ले लिए गए थे। तो यहाँ तक आप समझ गए राष्ट्रीय आपातकाल की शर्तें, प्रभाव और कब लगाया गया, इसको आप समझ गए। अब हम आते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता पर बात करते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है और कभी कभी इसको राज्यों में आपातकाल भी कहा जाता है, या राज्य आपात भी आप इसको कह सकते हैं। अनुच्छेद 356 का ये विषय होता है। सबसे पहले इसकी कंडीशन हम बताते हैं, जिसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। एक बार अगर सुनने में समस्या हो जाए तो रिवाइज कीजिए थोड़ा सा और फिर से सुन लीजिए। कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए राज्यपाल के माध्यम से या अन्यथा, देखिए, राज्यपाल या अन्यथा, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से या अन्यथा यह समाधान यानी विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल पा रहा है या भविष्य में नहीं चल सकता, तो वह उस राज्य का शासन राज्यपाल के माध्यम से या अन्यथा अपने हाथों में ले सकता है। एक एक शब्द को देखते हैं। राष्ट्रपति को विश्वास हो रहा है, राष्ट्रपति का विश्वास यानी कि केंद्र सरकार को विश्वास। विश्वास किसके माध्यम से होगा? उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से, जो भी केंद्र सरकार के माध्यम हो। किस बात का विश्वास? कि उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है या भविष्य में नहीं चल सकता, तो वह उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेगा, यानी केंद्र सरकार उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेगी और चलाने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? राज्यपाल या अन्यथा, यानी कि उसी राज्य के राज्यपाल को भी दी जा सकती है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया जा सकता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ भी अनुमोदन होता है। संघीय शासन प्रणाली है और ऐसे आप किसी राज्य को, सरकार को, चुनी हुई सरकार को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? संसद की सहमति तो चाहिए। तो कहा गया है, इसका जो दूसरा स्टेप है कि जिस दिन राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी उससे 2 माह, ध्यान रहे राष्ट्रीय आपातकाल में ये शर्त 30 दिन के लिए थी, यहाँ 2 माह, 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन चाहिए। अनुमोदन मतलब स्वीकृति, संसद का अनुमोदन चाहिए। और अगर इस 2 महीने के भीतर लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा का अनुमोदन चाहिए। और जब फिर लोकसभा चुन करके आएगी और उसकी पहली बैठक होगी तो पहली बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा का भी अनुमोदन चाहिए। और तब आपातकाल प्रारंभिक तिथि से, जब से वो घोषित किया गया है, 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। 6 माह, पहली बार में 6 माह। संसद अगर इसको अनुमोदन देती रहे तो ये 6 माह बढ़ाया जा सकता है। यानी 6 माह खत्म होने से पहले अगर संसद फिर अनुमोदन दे दे
तो फिर ये 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। फिर अनुमोदन दे दे तो फिर 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन इसको सामान्यतः 3 वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसकी जो अवधि होगी ये 3 वर्ष से आगे नहीं ले जाया जा सकता किसी भी हालत में। ये जो 3 वर्ष की अवधि है ये पंजाब में 5 वर्ष निर्धारित है। 5 वर्ष इसलिए कि पंजाब आतंकवाद से ग्रस्त देश था और वहाँ ऐसी विधि बनाई गई थी कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को 5 वर्ष तक लगाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और आज भी वो नियम चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और जान लेना आवश्यक है। 6 माह के लिए प्रारंभिक तौर पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई, एक बार और अनुमोदन मिला, फिर 6 माह हो गया। अब इससे आगे सामान्यतः बढ़ाया नहीं जा सकता। इससे आगे यानी कि 1 वर्ष से आगे तभी आप राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं जब कम से कम 2 कंडीशन हमारे देश में विद्यमान रहेगी। उन 2 शर्तों को जान लीजिए। पहला है, भारत में कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपात यानी 352 लगा हो, तब 1 साल से आगे राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। या फिर निर्वाचन आयोग यह कह दे कि उस राज्य में फिलहाल चुनाव करवाना संभव नहीं है, यानी चुनाव संभव नहीं है। तो इन 2 परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह बढ़ाते हुए 2 साल और यानी 1 साल प्लस 2 साल यानी कि पूरा 3 साल ले जाया जा सकता है। इससे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता किसी भी राज्य में, पंजाब को छोड़ करके। पंजाब में ये अवधि 5 वर्ष तक के लिए निर्धारित है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति शासन के प्रभाव पर। क्या प्रभाव होता है भाई इसका? सबसे पहला प्रभाव, मंत्रि परिषद भंग हो जाती है, यानी जो राज्य मंत्रि परिषद है वो भंग हो जाएगी। मतलब सभी जानते हैं राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य सरकार बर्खास्त हो जाएगी। दूसरा, विधानसभा निलंबित हो जाएगी। विधानसभा भंग नहीं होती है, ध्यान रहे, विधानसभा निलंबित हो जाएगी। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी ऑप्शन को बदल देते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विधानसभा भंग हो जाएगी और मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाएगी, ऐसा लिख देते हैं। याद रखिए कि जब केंद्र का शासन वहाँ लागू हो गया है तो राज्य मंत्रिपरिषद तो रहेगी नहीं, इसलिए मंत्रिपरिषद भंग होती है। विधानसभा निलंबित स्थिति में इसलिए रहती है कि कहीं फिर से अगर सरकार बनने की संभावनाएं हो रही हैं, बन रही हैं, तो सरकार बनाया जा सके, इसलिए संसद के अनुमोदन के बिना विधानसभा को भंग नहीं किया जाता। विधानसभा सिर्फ निलंबित अवस्था में रहती है। और तीसरा होता है कि राज्य के विषयों पर कार्य करने का अधिकार संसद राष्ट्रपति को दे सकती है, यानी राज्य के विषय पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये 3 प्रभाव हैं अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है। अब यहाँ पर एक अलग मैं जिक्र आपसे करना चाहूँगा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी 356 ये हमारे संविधान के सबसे
विवादित अनुच्छेदों में से एक है, क्योंकि इसका जो प्रावधान है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है या नहीं चल सकता, ये जो संदेह की स्थिति रखी गई है, इसमें तो कोई भी केंद्र सरकार कह सकती है कि इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और वहाँ पर वो चुनी गई सरकार को बर्खास्त करके अपना शासन लगा सकती है। इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1978 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो इनको लगा कि अब कांग्रेस पर से जनता का विश्वास उठ गया है और उन्होंने कई सारे राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी उनको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 2 साल बाद 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी वापस आई। तो उन्होंने क्या कहा कि अब जनता का विश्वास कांग्रेस में वापस आ गया है, इसलिए जो दूसरे दलों की सरकारें राज्यों में चल रही हैं वो असंवैधानिक हैं। तो इन्होंने उनसे भी ज़्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये जो झगड़े होते रहते हैं और दुरुपयोग होता रहता है इस अनुच्छेद का, उसके समाधान के लिए एक केस आया SR बोम्मई बनाम भारत संघ के नाम से। 1990 के दशक का केस है ये। हम उस पर थोड़ा सा इस टॉपिक में डिस्कस करना आवश्यक हो जाता है। SR बोम्मई बनाम भारत संघ। SR बोम्मई केस के नाम से जाना जाता है। इसमें इसी को लेकर के एक मुकदमा हुआ, राष्ट्रपति शासन जैसी चीज़ों को लेकर के। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं ताकि इसका दुरुपयोग ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात कि अनुच्छेद 356 विरल परिस्थितियों में ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। यानी ये इतना हल्का अनुच्छेद नहीं है कि जब आप चाहें एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दें, तो बहुत विरल परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग होना चाहिए। दूसरा कि कोई राज्य सरकार बहुमत में है या नहीं है, इसका डिसीजन राज्यपाल ना करें, वह सदन के पटल पर ही होना चाहिए। यानी कि विधानसभा में ही परीक्षण होना चाहिए। विधानसभा तय करेगी कि वो सरकार बहुमत में है या नहीं। और अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, कोई पक्षपात होता है, तो 356 के आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि अगर गलत तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीके से, भेदभावपूर्ण तरीके से कोई विधि बनाई गई है या कोई सरकारी आदेश दिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय उसे अवैध करार दे देगा। और अगर राष्ट्रपति शासन भी गलत तरीके से लगाया गया है तो उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। मतलब कि उस आदेश को भी रद्द किया जा सकता है और पुरानी मंत्रिपरिषद पुनः जीवित हो जाएगी। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा SR बोम्मई के केस में। इसका अर्थ ये है कि आप अनावश्यक रूप से इस अनुच्छेद का प्रयोग ना करें। पुरानी मंत्रिपरिषद जीवित हो जाएगी का अर्थ ये है कि हमें नई मंत्रिपरिषद बनाने की आवश्यकता नहीं है, शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर भेदभावपूर्ण तरीके से आपने लगाया था राष्ट्रपति शासन और हम उसे रद्द कर रहे हैं, तो जो सरकार बर्खास्त हुई थी वही जीवित हो जाएगी। तब से राष्ट्रपति शासन की अनावश्यक घोषणा या दुरुपयोग पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लग गया
और तब से ऐसी घटनाएं कम देखी जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप राष्ट्रीय आपातकाल के साथ साथ संवैधानिक तंत्र की विफलता भी समझ चुके होंगे, और इसलिए अब हम आते हैं इसके आखिरी पॉइंट, वित्तीय आपातकाल पर। अनुच्छेद 360। पहली बात तो जान लीजिए कि आज तक वित्तीय आपातकाल की कभी घोषणा नहीं हुई है। रीजन अभी तब समझ में आ जाएगा जब आप इसके प्रावधानों को समझ लेंगे। वित्तीय आपातकाल में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है, यानी ये समाधान हो जाता है कि भारत में घोर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है, घोर वित्तीय संकट या संभावना हो गया है या संभावना है, तो वह भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकेगा। अब इसका पूरा अनुमोदन और पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति शासन की तरह ही है। जैसे जब इसकी घोषणा की जाएगी तो 2 माह में संसद का अनुमोदन लेना होगा। दूसरा नियम वही कि अगर लोकसभा इस दौरान भंग हो जाती है तो राज्यसभा का अनुमोदन लेना होगा, और नई गठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा का भी अनुमोदन लेना होगा, और वित्तीय आपातकाल 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। 6 महीना पूरा होने से पहले फिर से अगर संसद के दोनों सदन अनुमोदन कर दें तो फिर 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में फर्क बस इतना है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल को अगर अनुमोदन मिलता रहे तो ये अनिश्चित काल तक लागू हो सकता है। अनिश्चित काल तक ये चलेगा। कभी भी राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि वापस लिया जा सकता है। अब इसके प्रभाव को भी देख लेते हैं कि जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो प्रभाव क्या पड़ता है। इसके 2 प्रभाव हैं। पहला है विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों पर संसद की सहमति अनिवार्य होगी। संसद की सहमति अनिवार्य, क्योंकि उसके बगैर ये लागू हो ही नहीं सकता। अभी समझाते हैं ऐसा क्यों है। और दूसरा है संघ और राज्य स्तर के सभी कर्मचारी, जिसमें न्यायाधीश भी हो सकते हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय के, उनके वेतन भत्तों में आवश्यकता अनुसार कटौती हो सकती है। यानी वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। अभी बड़ी चर्चा थी कि कोरोना का दौर आया है तो इसमें वित्तीय संकट उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं कर्मचारियों के वेतन में भत्तों में कटौती तो नहीं होगी। बड़ी चर्चा थी, पर ऐसा हुआ नहीं। संयोग से हमारा देश काफ़ी समृद्ध दिखा, ऐसे दौरान व्यवस्थाएं ठीक रहीं और कोई दिक्कत नहीं आने पाई। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये समृद्धि बनी रहेगी। तो वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ध्यान रहे,
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है, यानी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सभी कर्मचारियों, सभी सरकारी जो लाभ के पद पर हैं, सबके वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। इस पर समझते हैं कि विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक पर संसद की सहमति अनिवार्य होगी। ऐसा इसलिए, एक तो देश में वित्तीय संकट आया हुआ है, और इस वित्तीय संकट के समय जब धन की बहुत कमी है और राज्य विधानमंडल अपना कोई बजट बना रहा है, तो बजट में कहीं कोई अनावश्यक खर्चे तो नहीं जोड़े गए हैं, क्योंकि वित्तीय संकट है। इसलिए संसद द्वारा उसे जांचना, देखना और फिर पास करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कई बार होता क्या है कि राज्य विधान सभा में ऐसे धन विधेयक लाए जाते हैं सब सरकारों के द्वारा, जिसमें जनता को ओबलाइज करने की बात होती है। सुना होगा आपने, तमाम सरकारें हैं रोजगार भत्ता बांट रही हैं, कुछ सरकारें हैं स्मार्टफोन दे रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं, कोई डाटा प्रोवाइड करा रहा है। चुनावी समय में ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं, और अगर उस वक्त वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो वो आवश्यक नहीं है। इसलिए संसद द्वारा उसका देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या यह धन विधेयक पारित होने लायक है या उसमें पुनर्विचार की जरूरत है। तो ये दो प्रभाव पड़ते हैं वित्तीय आपातकाल के समय। अब कहा गया कि आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई भाई? जैसे क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल आया ही नहीं? तो आया। नए नए आज़ाद देश थे हम, 1962 में चीन का आक्रमण हो गया, 1962 में चीन का आक्रमण हुआ, संकट आया। जाहिर सी बात है, अभी 12 साल हुए थे हमारे संविधान को लागू हुए, और इतना बड़ा युद्ध हो जाए, फिर 65 में युद्ध हो जाए, तो संकट तो आएगा ही। लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, किसी तरीके से हम उससे बाहर आए। इसके बाद क्या हुआ, 1971 से लेकर के 74, यानी पूर्वी पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, 74 पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया इंदिरा सरकार के द्वारा। इससे दुनिया भर के तमाम देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। तो उस वक्त भी वित्तीय संकट आया, पर वित्तीय आपातकाल की कभी घोषणा नहीं की गई। 1989-90 का जो दशक था, ये हमारे देश का सबसे घोर संकट, वित्तीय संकट का समय था। आप देखते होंगे कि 1991 से ही मनमोहन सिंह को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने देश में उदारीकरण शुरू किया। समाजवादी ढांचे वाले भारत में उदारीकरण, पूंजीवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विदेशी उद्योगपतियों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले गए, यानी व्यापक परिवर्तन हुआ। ये कब होता है? ये जब कोई व्यवस्था का संकट अपने चरम पर आ जाता है, तब ऐसा होता है। लेकिन तब भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। अभी देखिए, 1998 में फिर से परमाणु परीक्षण किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। फिर से सारे प्रतिबंध लग गए। जो प्रतिबंध यहाँ खुल रहे थे, यहाँ से लगने के बाद अब वो फिर से प्रतिबंधित कर दिए गए। सारा व्यापार प्रतिबंधित हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक राहत कोष खोला, प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम से, और सुन करके आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, इसका इतना अच्छा रिस्पांस आया कि जितना हमें विश्व बैंक, IMF से कर्ज मिलते थे एक वित्तीय वर्ष में, उससे कहीं ज़्यादा उस प्रधानमंत्री राहत कोष में हमारे देश के जो लोग हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उन्होंने जो अंशदान किया, उससे प्राप्त हो गया था, और देश को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं हुई। सवाल ये है कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने से बचा क्यों जाता है, संकट होने के बावजूद भी? अभी देखिए, कोरोना के दौर में भी वित्तीय संकट है, समस्याएं तो रही हैं,
लेकिन सरकार निपट रही है, कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था करके बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चला रही है। होता क्या है, जैसे एक मान लीजिए कि आप किसी से कुछ पैसा उधार मांगते हैं अपने दोस्त से कि 1,000 दे दो यार, हमारा एटीएम ब्लॉक हो गया है, हम दे देंगे तुम्हें 1 हफ्ते में। वो दे देगा आपको, क्योंकि आपके एटीएम अकाउंट में पैसा है, आप समृद्ध हैं। लेकिन आप घोषित कीजिए कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, और फिर आप मांगिए कि 1,000 रुपये दे दो, तो क्या वो देगा? वो नहीं देगा। तो अगर हम वित्तीय आपातकाल की घोषणा करके दुनिया भर को ये बता देंगे कि हमारे यहाँ के लोग और हम कंगाल हो चुके हैं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन सा विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक भारत में नहीं की गई है। तो आप इन तीनों पार्ट को पढ़ चुके हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल। यहाँ तक ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग कई बार पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से निश्चित रूप से कोई ना कोई आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।